दोस्तों, मैं जिस विश्वविद्यालय में भी जाता हूँ और शोधार्थियों के साथ बातचीत करता हूँ, तो प्राय उनके 4-5 प्रश्न होते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न हैं, लेकिन उनको लेके भ्रम की स्थिति बनी रहती है। और कई बार तो जो देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं, वहाँ से भी जब थीसिस आती है मूल्यांकन के लिए, तो मैं देखता हूँ कि विद्यार्थियों में कुछ चीज़ों को लेके भ्रम की स्थिति है। और उनमें छोटी-छोटी बातें हैं। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं, कई बार वो सोचते हैं कि वो जानते हैं और गलतियाँ करते हैं। जैसे उनमें से 3-4 बातें ऐसी हैं कि एक तो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, और शोध प्रश्न यानी कि रिसर्च क्वेश्चंस, और संकल्पना या परिकल्पना में क्या कोई संबंध है। और दूसरा प्रश्न होता है कि क्या रिसर्च डिजाइन यानी कि रूपरेखा और मेथोडोलॉजी प्रविधियों में कोई संबंध है। एक प्रश्न होता है कि रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल, शोध पत्र और शोध आलेख में क्या कोई अंतर है। और एक प्रश्न होता है कि रेफरेंसेज और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, और इस वीडियो में मैं उन छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर आप तक मेरी बात पहुंचती है तो मुझे लगेगा कि मैंने शोध की दुनिया में, विशेषकर अपने हिंदी जगत में, कोई छोटा मोटा योगदान किया। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उन पर टिप्पणी करूँगा। तो मैं अपना स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि आज के इस प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य है अनुसंधान के रेखा चित्र में व्यवहारिक मुद्दे, समस्या, उद्देश्य, प्रश्न और संकल्पनाएं आदि। तो सबसे पहले तो हम रूपरेखा की बात करें। आपने पुस्तकों में, अगर पुरानी पुस्तकों में पढ़ा होगा, तो रूपरेखा में 3 प्रकार के रिसर्च डिजाइन्स प्रयोग किए जाते हैं। एक तो एक्सप्लोरेटरी, जिसको खोजपूर्ण कह सकते हैं, एक वर्णनात्मक या डेस्क्रिप्टिव, और एक डायग्नोस्टिक या साइंटिफिक। और अ, उसमें मैंने 2 और जोड़े हैं। एक है धरातल पर आधारित सिद्धांत, जो मैंने ग्राउंडेड थ्योरी को हिंदी में कहा, और एक और है अनुयोजन शोध, ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च में प्रविधि वही है, पद्धति वही है जो वैज्ञानिक रिसर्च में है, लेकिन फर्क इतना है कि ऑपरेशन रिसर्च या तो मैनेजर्स के द्वारा की जाती है या सरकारों के द्वारा की जाती है, जहां वो ये देखना चाहते हैं कि किसी कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए जो उनका तौर तरीका है वो सही है या नहीं। अगर 2 या 2 से अधिक तौर तरीके हैं, तो उनमें से किस तरीके को वो अपनाएं। जैसे मार्केट रिसर्च में हो सकता है कि किस स्ट्रैटेजी को अपनाने से हमारी सेल बढ़ सकती है। सरकारों के सामने ये होता है कि हमारे जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनमें किस प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, या प्रोग्राम के अंत में, वो स्कीम के अंत में देखना चाहेंगे कि किस हद तक उस स्कीम के उद्देश्यों को पूरा किया जा सका है, और नहीं किया जा सका तो उसके कारण क्या थे। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि खोजपूर्ण या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मुख्य रूप से क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता। और क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी के द्वारा हम समस्या के संपर्क में आते हैं, और उसके कितने आयाम हैं, कितनी जटिलता है, और लोगों का दृष्टिकोण क्या है उस समस्या के बारे में, लोग उसको कैसे परिभाषित करते हैं, ये सब खोजपूर्ण पद्धति, गुणात्मक पद्धति में आता है। फिर है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक तब होता है जबकि खोजपूर्ण या अन्वेषणात्मक
रेखा चित्र का प्रयोग करने के बाद हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि इस समस्या के आयाम ये हैं और इसमें जो सम्मिलित हैं मुख्य रूप से चर राशियां ये हैं और उनका एक संकल्पना आलेख या एक कंसेप्चुअल डायग्राम बना सकते हैं। तो फिर हम ये देख सकते हैं कि जो उसके विभिन्न आयाम हैं उनका मापन करना, उन पर आंकड़े एकत्रित करना, उनको एनालाइज करना, विश्लेषण करना, ये सब वर्णनात्मक रूपरेखा या रेखा चित्र में आता है। नैदानिक या वैज्ञानिक अध्ययन में हम मुख्य रूप से क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है किसी संकल्पना को आंकड़ों के आधार पर परीक्षित करना। ये संकल्पना कुछ सिद्धांतों से डिड्यूस की जा सकती है, उससे उत्पन्न की जा सकती है और उसको हम फिर आंकड़ों के आधार पर इसलिए टेस्ट करते हैं कि हम ये देख सकें कि क्या वो थ्योरीज जिनसे हमने ये हाइपोथेसिस या संकल्पनाएं बनाई हैं वो सही है या नहीं है, या उनमें किस तरह के सुधार की आवश्यकता है। धरातल पर आधारित सिद्धांत एक नई चीज है, उतनी नई भी नहीं है। 67 में ग्लेसर एंड स्ट्रॉस ने इस पे एक किताब लिखी थी और उससे पहले 65 में उन्होंने हॉस्पिटल्स हॉस्पिसेज में जाके डाइंग एक्सपीरियंसेस का अध्ययन किया था। आप समझ सकते हैं कि डाइंग एक्सपीरियंस का अध्ययन करना कितना कठिन है और उन्होंने कुछ ऐसे कंसेप्ट्स, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट्स दिए थे जिनसे कि हम ये देख सकते हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और जो रिश्तेदार हैं पेशेंट के, उनमें और पेशेंट में खुद में यदि ये पता हो कि उसकी मृत्यु निकट है या उसको संदेह हो कि मृत्यु निकट है और उसको बताया न जाए, तो इन परिस्थितियों का स्टाफ और पेशेंट या रिश्तेदारों और पेशेंट के बीच संबंध किस तरह से प्रभावित होता है। बाद में उन्होंने एक पुस्तक ही लिख दी और अब तो ये ग्राउंडेड थ्योरी काफी इसका सामान्यीकरण हो गया है और बहुत सारे विद्यार्थी आजकल ग्राउंडेड थ्योरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुयोजन शोध एक प्रकार से नैदानिक अथवा वैज्ञानिक शोध ही है और इसमें क्वांटिटेटिव या सर्वे या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम यूज करते हैं और इसका उद्देश्य होता है किसी स्ट्रैटेजी का मूल्यांकन। जब भी हमारे पास किसी उद्देश्य तक पहुंचने के दो या उससे अधिक रास्ते हों, स्ट्रैटेजीज हों, तो रणनीतियां हों, तो उनमें से किस रणनीति का अधिक लाभ मिल सकता है, इस प्रकार का परीक्षण करना अनुयोजन शोध के अंतर्गत आता है। तो पहले मैं आपको उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमें समस्या, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में क्लैरिटी नहीं होती, तो पहले मैं शोध समस्या और उसके उद्देश्यों के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे एक शोध समस्या जो होती है वो एक विस्तृत समस्या होती है, किसी क्षेत्र विशेष की एक विस्तृत समस्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ये समस्या का अध्ययन करना चाह सकते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में ग्राम पंचायत में महिलाओं की भूमिका क्या है। ब्रॉड है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें स्टडी की जा सकती। आप सब कुछ नहीं स्टडी करना चाहें तो आप क्या स्टडी करना चाहेंगे, ये आपके उद्देश्यों में सम्मिलित होगा, ये आपके शोध के प्रश्नों में सम्मिलित होगा और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आपको संकल्पनाएं बनाएं। तो जो जब आप शोध समस्या लिखते हैं, सबसे पहले तो चाहे वो आपकी थीसिस हो, चाहे आपका कोई पेपर हो, आप जो प्रारंभ करेंगे वो शोध समस्या से करेंगे कि इस थीसिस या इस पेपर में हम इस शोध समस्या को लेने वाले। शुरू में ही बता दीजिए, आपके पाठक को शुरू में ही पता लग जाना चाहिए कि ये थीसिस किस बारे में है, ये पेपर किस बारे में, और उस समस्या की आवश्यकता क्या है उस समय अध्ययन करने के लिए, उसका औचित्य क्या है, उसकी प्रासंगिकता या उसका रिलेवेंस क्या है, आप क्यों ये स्टडी करना चाह रहे हैं।
और साहित्य की आलोचनात्मक समीक्षा, क्रिटिकल रिव्यू करने के बाद आप ये पता लगाते हैं कि किन विषयों पर अध्ययन करने की आवश्यकता है और उसके अनुरूप आप अपनी समस्या का चयन करते हैं। तो ये तो एक समस्या हो गई ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में ग्राम पंचायत में महिलाओं की भूमिका। अब इसमें उद्देश्य क्या हो सकते हैं? कोई निश्चित उद्देश्य, मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो मैंने 5 दिए हैं यही उद्देश्य होंगे। आप अपने इच्छा के अनुसार कुछ और उद्देश्य बना सकते हैं। मैंने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की कि समस्या और उद्देश्यों में क्या अंतर है। तो उद्देश्य इस प्रकार के हो सकते हैं कि ग्राम पंचायत में स्त्रियों की भागीदारी का अध्ययन। भागीदारी अच्छी होगी तो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और ग्राम पंचायत इस प्रकार के निर्णय ले पाएंगे कि गांव की महिलाओं का समग्र जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, उनमें डिसीजन मेकिंग पावर आ सके और उनमें एक आत्मविश्वास पैदा हो और वो बैंक से जुड़ सके, वो अपने संगठन बना सकें और जो महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, जो दूसरी समस्याएं उनकी हिंसा की समस्या है, उससे जूझ सकें। दूसरा उद्देश्य हो सकता है स्त्री सदस्यों में ग्राम पंचायत की भूमिका की समझ का अध्ययन। तीसरा हो सकता है स्त्री सदस्यों में पंचायत के अधिकारों के ज्ञान का अध्ययन। अब वो पंचायत के अधिकारों का ज्ञान कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पंचायत में वो चुने तो गए, स्त्री सदस्य चुनी तो गई, लेकिन वो बहुत सारी तो उनमें अशिक्षित हैं या कम शिक्षित हैं या पहली बार घर से निकली हैं। तो उन्हें यही नहीं मालूम कि ग्राम पंचायतों के अधिकार क्या है। अगर यही नहीं मालूम तो अपना कार्य वो सुचारू रूप से कैसे कर सकती है। फिर स्त्री सदस्यों में पंचायती राज की नियमावली की जानकारी का अध्ययन। वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनसे कि उनके ग्राम पंचायत के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में उनके क्रियाकलाप संचालित होते हैं और स्त्री सदस्यों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है कि ये आपके उद्देश्य यही हो, आपके उद्देश्य कुछ और हो सकते हैं। लेकिन जब आप ये समस्या का अध्ययन कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी, तो ये संभव उद्देश्य हो सकते हैं। अब उद्देश्य वही नहीं है जो प्रश्न का अर्थ है। उद्देश्य तो है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं और प्रश्न वो हैं कि जिन प्रश्नों का उत्तर मिल जाने से आप अपने उद्देश्यों के बारे में कह सकते हैं कि हमारे उद्देश्यों की उपलब्धि हुई या नहीं। तो प्रश्न ऐसे हो सकते हैं। अब ग्राम प्रधान में 2 चीजें सामने, अध्यक्ष हैं और स्तर है कि जिला परिषद है, उसमें ब्लॉक या समिति है और उसमें गांव है, ग्राम सभा है। तो जब हम महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन कर रहे हैं तो अलग अलग करना पड़ेगा कि ग्राम प्रधानों, पंचायत समिति के अध्यक्षों और जिला परिषद के अध्यक्षों में महिलाओं का प्रतिशत क्या है। ये एक संभावित रिसर्च क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही रिसर्च क्वेश्चन बनाएं, लेकिन ये एक संभावित प्रश्न है जो आपको महिलाओं की भागीदारी के बारे में कुछ बता सकता है। दूसरे जो अन्य ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य हैं, उनमें महिला सदस्यों का प्रतिशत क्या है। फिर ग्राम पंचायत के सचिवों में महिला सचिवों का प्रतिशत क्या है। ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायतों और अन्य सदस्यों की सहायता के लिए एक सचिव रखा जाता है और वो सचिव महिला है पुरुष है, ये भी एक शोध का विषय हो सकता है। कितने प्रतिशत महिला हैं, कितने प्रतिशत पुरुष हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की मीटिंग्स में महिलाओं की उपस्थिति का प्रतिशत क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लो कागज पे वो अध्यक्ष हो या सदस्य हो, अब तो रिजर्वेशन हो गया महिलाओं का, तो कागज पे दिखाने के लिए होंगी, लेकिन क्या वो मीटिंग्स में भाग भी लेती हैं या उनके स्थान पर उनके पति लोग भाग लेते हैं, प्रधान पति भाग लेते हैं। महिला ग्राम प्रधानों, पंचायत समिति के अध्यक्षों और जिला परिषद के अध्यक्षों की दृष्टि में
ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र क्या है? महिला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों की दृष्टि में ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र क्या है? महिला ग्राम प्रधानों, पंचायत समिति के अध्यक्षों और जिला परिषद के अध्यक्षों की दृष्टि में ग्राम पंचायत के कार्यों के निर्वहन कि कैसे वो कौन सी दिक्कतें हैं, कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आती हैं जब वो अध्यक्ष के रूप में या एक सामान्य सदस्य के रूप में और जिला स्तर पर और ब्लॉक समिति के स्तर पे या ग्राम पंचायत के स्तर पे या वार्ड स्तर पर काम करते हैं। महिला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों की दृष्टि में ग्राम पंचायत के कार्यों के निर्वहन में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आती हैं? तो भागीदारी का मतलब ये कि उनका प्रतिशत कितना है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस की कितनी समझ है, उनको अपने काम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनका निराकरण होना चाहिए। और ये फिर मैं इस बात को, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये संभावित प्रश्न है, जरूरी नहीं कि जो मैंने उद्देश्य लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, उन पे ये 8 प्रश्न हो। आप 18 प्रश्न भी बना सकते हैं, 12 प्रश्न भी बना सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि कम प्रश्नों से काम चल जाएगा तो कम, लेकिन जितने उद्देश्य हैं आपके, कम से कम उतने प्रश्न तो होंगे, पर उतने ही नहीं होंगे। शोध प्रश्नों की संख्या ऑब्जेक्टिव से थोड़ा ज्यादा ही। अब हम आते हैं रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन खोजपूर्ण या अन्वेषणात्मक। सबसे पहले एक, यदि कोई अनछुई समस्या है तो सबसे पहले हम उस समस्या के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, और इसके लिए जो लोग जहां जिन क्षेत्रों में वो समस्या है, हम उसका दौरा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनके दृष्टिकोण से उस समस्या को समझने की कोशिश करेंगे, लोगों की क्या परिभाषाएं हैं और उस समस्या में किस किस प्रकार की जटिलता है, कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, और सरकार उसके लिए क्या कर रही, जनता क्या कर रही, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, और लोग क्या कहते हैं कि वो समस्या कितनी बड़ी समस्या है और उसका निराकरण कैसे हो सकता है, और उसके आयाम क्या क्या। ये हम खोजपूर्ण ये या अन्वेषणात्मक रूपरेखा में, रेखा चित्र में अध्ययन करते हैं, और इसके लिए मुख्य रूप से गुणात्मक पद्धति का ही प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं होती, कोई तो ये जो हाइपोथेसिस का सवाल आता है, रिसर्च डिजाइन एंड हाइपोथेसिस, तो उसमें मैं कहूँगा कि जो खोजपूर्ण रेखा चित्र है उसमें प्रकल्पना या संकल्पना का कोई स्थान नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब आपने किसी क्षेत्र विशेष में जाकर उस समस्या को ठीक से समझ लिया है, उसके बाद आप प्रकल्पना बना सकते हैं, जिसको बाद में चलकर साइंटिफिक डिजाइन के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। एक विद्यार्थी अक्सर ये बात पूछते हैं कि गुणात्मक पद्धति में क्या नंबरों का कोई स्थान है? देखिए, गुणात्मक पद्धति शब्दों के विश्लेषण का नाम है। लोग हमसे क्या कहते हैं, उनके नैरेटिव्स क्या हैं, वो हमें क्या कहानी सुनाते हैं, उन उन कहानियों, उनके शब्दों, उनके अर्थों का विश्लेषण, उनका इंटरप्रिटेशन, वो गुणात्मक पद्धति में शामिल होता है, और इसमें नंबर का कोई स्थान नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि कहीं कहीं आप नंबर का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई फोकस ग्रुप डिस्कशन किया तो आप ये बता सकते हैं अपने पाठकों को कि कितना बड़ा था ग्रुप आपका, 5 लोग थे, 21 लोग थे, 11 लोग थे, उसमें पढ़े लिखे कितने थे, बेपढ़े कितने थे, स्त्री कितने, पुरुष कितने, या किसान कितने, दुकानदार कितने, और किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं। ऐसी बातें आप बता सकते हैं और उसके लिए नंबर का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपैरिजन के लिए भी आप नंबरों को यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरा ये अध्ययन 5 गांवों में हुआ, कुछ बड़े गांव थे, उनकी जनसंख्या इतनी थी, और कुछ छोटे गांव थे, उनकी जनसंख्या आमतौर पे इतनी थी, और कुछ मंझले गांव। तो ऐसा आप कुछ उस तरह से नंबरों को बता सकते हैं
लेकिन मुख्य रूप से यहाँ शब्दों और वर्णों और वाक्यों का विश्लेषण ही इसका उद्देश्य होता है। जो जैसे जब हम ग्राम पंचायत की स्थिति का अध्ययन करें और खोजपूर्ण, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि कोलंबस ने खोजपूर्ण स्टडी की थी। कोलंबस ने जो भारत की खोज की वो उसकी खोजपूर्ण या अन्वेषणात्मक जानकारी थी, और वास्को डी गामा ने जो काम किया वो एक तरह से डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में आया। तब तक कुछ कुछ मालूम पड़ गया था कि भारत किधर हो सकता है, किधर नहीं हो सकता है, तो वो बेहतर स्थिति में था। इसी तरह जब हम डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं तो हम बेहतर स्थिति में होते हैं। सबसे पहले तो खोजपूर्ण या गुणात्मक पद्धति का सहारा लेके थोड़ा थोड़ा समस्या के बारे में जानते। जैसे अगर हम इसी में महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात कर रहे थे, तो खोजपूर्ण स्टडी से हम ये चीजें जान सकते हैं कि जो जिन गांवों में हम अध्ययन कर रहे हैं उनकी सड़क से दूरी कितनी है, खेती बाड़ी की क्या स्थिति है, नगरीयकरण का कितना प्रभाव है, ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है, कितनी स्ट्रॉन्ग है ग्राम पंचायतें, महिलाओं की विभिन्न संस्थाओं में उत्सवों में जमीन के मालिकाना हक में उनकी भागीदारी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक स्थिति, संरचना, कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीजियस कंपोजिशन आदि आदि, स्त्रियों के कार्य, स्त्री पुरुष के किस तरह के सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कैसे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटिफिकेशन है, उसके बारे में जान लें। और महिलाओं में कार्य के प्रकार को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, बड़ा परिवार, छोटा परिवार, ऊंची जाति, नीची जाति, ये सारी चीजें हैं। जैसे अक्सर देखने में आता है कि कुछ जाति विशेष में महिलाओं के काम को अच्छा नहीं समझा जाता, और दूसरी जातियों में महिलाओं के काम को प्रोत्साहित किया जाता है, चाहे उसका कारण यही हो कि ऐसा करने से उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि हो और उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। और महिलाओं में ग्राम पंचायत को लेकर कितना उत्साह है, ये चीजें हम एक्सप्लोरेटरी स्टडी में स्टडी कर सकते। उसके बाद आता वर्णनात्मक। तो वर्णनात्मक में हम सर्वे का साथ, क्योंकि हमें मोटे मोटे तौर पर पता लग का होता है कि हमें इन चीजों का अध्ययन करना, तब उस पर हम सर्वे या सर्वेक्षण करते हैं और यहाँ आंकड़े एकत्रित करते हैं, और उसमें फिर ये सारे विषय आते हैं कि उसकी रूपरेखा क्या हो, किन गांवों में अध्ययन किया जाए, या किस किस प्रकार के ग्राम सम्मिलित किए जाएं, कैसी ग्राम पंचायत सम्मिलित किए जाएं, हमारा सैंपल क्या हो, न्यादर्श क्या हो, कितना बड़ा हो, और किस पद्धति से सैम्पलिंग को चुना जाए, और उसमें क्वेश्चनेयर या इंटरव्यू शेड्यूल या मेजरमेंट स्केल्स, इन सबको शामिल करते हैं। फिर उन जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसका विश्लेषण करते हैं, तालिकाएं बनाते हैं, टेबल्स, ग्राफ और चार्ट्स बनाते हैं, और कहीं कहीं हम जहाँ बाइवेरिएट या दो चर राशियों का एक साथ अध्ययन करते हो तो उनमें कितना मजबूत संबंध है उसकी जानकारी के लिए काई स्क्वायर या कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी निकाल सकते हैं, और अंत में फिर शोध पत्र या शोध आलेख लिखते हैं। वर्णनात्मक रेखा चित्र अगर हम इस विषय में कि सशक्तिकरण और महिलाओं की भागीदारी में लगाएं, तो हम किन चीजों को अपने क्वेश्चनेयर या इंटरव्यू शेड्यूल के माध्यम से निकालना चाहेंगे? महिलाओं की पृष्ठभूमि, शिक्षा आदि, परिवार की सामाजिक, आर्थिक व जनसंख्यात्मक स्थिति, शिल्प का प्रकार और योग्यता, मूल स्थान से जुड़ाव, सामाजिक संजाल या सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल, आर्थिक स्थिति, रिस्क लेने की क्षमता, एक प्रकार का साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक वेरिएबल है, प्रवास का कोई पूर्व अनुभव हो, और बाहर के संभावित प्रवास स्थानों पर रोजगार की उपलब्धिता का ज्ञान जो महिलाओं को सशक्त कर सकता है, और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता। ये उनके रोजगार की संभावनाओं को भी प्रभावित करता है, ये उनके ग्राम पंचायत में भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। वो महिलाएं जिनमें मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता है और दूसरों के साथ सहयोग के साथ काम कर सकती हैं, ऐसी महिलाओं
के चुनने की संभावना ज्यादा होगी और वही आगे भी आएंगे। जिनमें इतना आत्मविश्वास है वही महिलाएं आगे आएंगी और चुनावों में शामिल होंगी और ग्राम पंचायत में भागीदारी। इनके बारे में हम फिर वर्णनात्मक रेखा चित्र के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। जब नैदानिक अथवा वैज्ञानिक, अच्छा ये मैं बताऊं कि वर्णनात्मक रूपरेखा में भी हम किसी प्राकल्पना का प्रयोग नहीं करते। प्राकल्पना का जब प्रयोग होता है वो एडवांस रिसर्च, तब वैज्ञानिक रिसर्च करना संभव हो जाता है और हम प्रकल्पना को टेस्ट कर सकते हैं, परीक्षित कर सकते हैं। जब हम डायग्नोस्टिक या साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। कम से कम अगर हम प्रयोगात्मक पद्धति नहीं भी इस्तेमाल कर रहे तो प्रयोगात्मक पद्धति का जो तर्क, जो शास्त्र है, जो विश्लेषण की पद्धतियां हैं, उनका तो सहारा लेते ही हैं। तो क्या विधि हो, किस तरह से हम टेस्ट करें, क्या उसकी रूपरेखा क्या हो, सैम्पलिंग क्या हो, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू शेड्यूल, मेजरमेंट, हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे मेजर करें, विश्लेषण कैसे करें, तालिकाएं, ग्राफ, चार्ट्स और निष्कर्ष, यहाँ पे हम सांख्यिकीय पद्धतियों का भी सहारा लेते हैं। और जब हम अवधारणाओं का मापन करते हैं और उनका तो यहाँ ये आवश्यक है कि उनका ऑपरेशनलाइजेशन किया जा सके। जो हमारे प्रोपोजिशंस हैं, जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स का यदि हम संचालन नहीं कर पाते, यदि उनको ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाते तो हाइपोथेसिस बनाना संभव नहीं है। तो हमें क्या क्या करना होगा कि इस पर्टिकुलर समस्या को सामने रखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि भागीदारी के मापन का एक पैमाना बनाना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को हम कैसे माप सकते हैं। उसमें एक इंडिकेटर भी हो सकता है, एक सूचकांक भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। फिर जैसे अगर हम शिक्षा और भागीदारी को साथ रखते हैं तो शिक्षा के मेजरमेंट का भी एक स्केल हमारे पास होना चाहिए। अगर हम सामाजिक आर्थिक स्थिति के संबंध को देखना चाहते हैं तो सामाजिक आर्थिक स्थिति के निर्धारक के तत्व क्या है और उनका कुल मिला के मापन कैसे कर सकते हैं। आपने कुप्पुस्वामी का स्केल उसके स्केल के बारे में सुना होगा, तो जिसमें कि हम दो तीन चीजों को मिला के एक स्केल बना सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्कोर, या जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा और आय, इन सब को मिला जुला के और महिलाओं की भागीदारी, सशक्त, इन सारी चीजों को मिला के एक स्केल बनाया गया और फिर फिर हम एक संकल्पना आरेख यानी कि कंसेप्चुअल डायग्राम बनाते हैं जो आगे हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मदद करता है। जैसे एक बहुत ही सिंपल ये एक डायग्राम है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं दो, एक्स और वाई, और डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड। कुछ संबंध प्रत्यक्ष हैं, कुछ संबंध अप्रत्यक्ष हैं। एक्स जेड को प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करता है और एक्स जेड को वाई के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल संकल्पना आरेख है। कुछ बहुत जटिल हो सकते हैं और उस जटिलता का मतलब इसमें बहुत सारी चर राशियां हो सकती हैं और उनमें अनेक प्रकार के संबंध हो सकते हैं। कहीं कहीं पारस्परिक संबंध होंगे, कहीं कहीं रेखीय संबंध होंगे, कहीं प्रत्यक्ष किंतु अरेखीय संबंध होंगे। तो बहुत सारी इशूज संबंधों के आ जाते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, कर्वीलीनियर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मीडिएटर्स, मॉडरेटर्स। अगर आप इसी विषय में गहराई में जाना चाहेंगे तो ये सारे इश्यूज आपके सामने आएंगे। प्रकल्पना के उदाहरण, मैंने सोचा कि समस्या, उद्देश्य, शोध प्रश्न और संकल्पनाओं या प्रकल्पनाओं में क्या अंतर है, इसको दिखाने के लिए उदाहरण का सहारा लिया जाए, क्योंकि बहुत ही इन चीजों को लेकर भ्रम बना रहता है। तो प्रकल्पना ऐसी हो सकती है,
कि शिक्षा के सुधार के साथ ग्राम प्रधानों, पंचायत समिति के अध्यक्षों और जिला परिषद के अध्यक्षों में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया शिक्षा, और भागीदारी हो गई महिलाओं का प्रतिशत, और इनमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन, शिक्षा बढ़ती है तो महिलाओं का प्रतिशत भी बढ़ता है। अब यहाँ ये है कि हम वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, अब हम कंसेप्ट को यूज, अवधारणाओं को इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम चर राशियों को, जिन पे कि आंकड़े सीधे तौर पर एकत्रित किए जा सकते हैं, ऐसी चीजों को शामिल कर रहे हैं। शिक्षा के सुधार के साथ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों में महिला सदस्यों का प्रतिशत बढ़ता है। आधुनिक दृष्टिकोण की महिला ग्राम, ये साइकोलॉजिकल वेरिएबल हो गया। महिला ग्राम प्रधानों, पंचायत समिति के अध्यक्षों और जिला परिषद के अध्यक्षों में ग्राम पंचायत के कार्यों के निर्वहन में कम समस्याएं आती हैं। ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो गई। मॉडर्न वीमेन, मॉडर्न महिला मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन, chairpersons, they face less problem as compared to illiterate or less educated or traditional women. फिर महिला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के कार्यों के निर्वहन में प्रमुख समस्याएं उनकी सामाजिक स्थिति, यानी कि धर्म, जाति, शिक्षा के स्तर, कार्य और व्यवसाय से प्रभावित होती हैं। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया निर्वहन की प्रमुख समस्याएं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए धर्म, जाति, शिक्षा स्तर, कार्य, व्यवसाय, या उनका एक कंपोजिट स्केल, जिसको हम सोशियो इकोनॉमिक स्केल कह सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्कोर। ग्राम पंचायत के सचिवों में महिला सचिवों का प्रतिशत ग्राम की निकटस्थ सड़क से दूरी के हिसाब के साथ संबंधित है। ऐसा हमें एक्सप्लोरेटरी स्टडी में मिला होगा, इसीलिए हमने ये संकल्पना या प्रकल्पना बनाई है। यहाँ पे ये मैं फिर से इसकी पुनरावृत्ति करूंगा कि यहाँ पर जब हम प्रकल्पनाएं बनाते हैं तो उनमें अवधारणाएं नहीं होती, अवधारणाएं प्रोपोजिशंस में होती हैं। हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स होते हैं जिन पे कि सीधे सीधे आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, ये डायग्नोस्टिक या वैज्ञानिक रूपरेखा में इनका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। और ये प्रकल्पनाएं कई बार एक चर राशि के बारे में हो सकती हैं, कई बार किसी अनुपात के बारे में हो सकती हैं, तब जेड और टी टेस्ट लगाते हैं। अगर दो चर राशियों के बीच के संबंध के परीक्षण का उद्देश्य है तो फिर हम काई स्क्वायर है, अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं तो काई स्क्वायर, क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं तो मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इनका प्रयोग किया जाता है। और अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो उनके कार्य कारण की स्टडी के लिए मल्टीपल रिग्रेशन, पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशन, स्टैंडर्डाइज्ड बीटा, टी टेस्ट, और बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल हो तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल, इन सब का सहारा लेते हैं। कई बार हम दो विभिन्न प्रकार के वेरिएबल, दो विभिन्न प्रकार की चर राशि, जैसे एक आर्थिक वेरिएबल्स ले लें, एक सोशल स्टेटस संबंधी वेरिएबल्स ले लें और उनको कई कई वेरिएबल से मेजर करें। जो आर्थिक स्थिति है वो हम इनकम, कंजम्पशन, व्यवसाय आदि आदि से उसका मापन करें, और सामाजिक स्थिति का हम शिक्षा, जाति और उनके संस्कृति, सभ्यता, इससे संबंधित कुछ चर राशियां हो सकती है। तो मतलब जिसको मैथमेटिक्स में हम कहते हैं वेक्टर्स, एक वेक्टर इकोनॉमिक वेरिएबल्स का, एक वेक्टर सोशल कंडीशंस का, उनमें अगर एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए कैनोनिकल कोरिलेशन, अगर आप इस तरह का कोई अध्ययन करते हैं तब आपको इन चीजों की गहराई में जाना पड़ेगा। धरातल पर आधारित सिद्धांत के बारे में संक्षेप में मैं यही कह सकता हूँ कि इसमें कोई प्रकल्पना नहीं होती, इसमें कोई थ्योरी टेस्ट भी नहीं करते, बल्कि फील्ड में जाकर और अध्ययन करके हम
अवधारणाओं और प्रकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, आंकड़ों से प्रकल्पनाओं पे जाते हैं, पहले से किसी थ्योरी से कुछ डिड्यूस करके कोई प्रपोजिशन नहीं बनाते, और फिर उन कंसेप्ट, उन अवधारणाओं के संदर्भ में नए नए प्रकार के आंकड़े एकत्रित करने पड़ सकते हैं। तो आंकड़ों से प्रकल्पना, प्रकल्पना से आंकड़े, एक लंबी सीरीज के बाद जब हमको लगता है कि अब हमें ये समस्या पूर्ण रूप में समझ में आ गई, अब और कुछ जानने के लिए नहीं रहे, तब हम रुक जाते हैं। अन्यथा प्रकल्पना और आंकड़ों, प्रकल्पना और आंकड़ों का ये जो सह संबंध है, ये चलता रहता है, और इसमें हम क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मात्रात्मक, गुणात्मक सभी प्रकार के आंकड़ों का सहारा ले सकते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी आंकड़े पूर्ण नहीं है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो संपूर्ण सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा बताने वाले आंकड़े। और इस उसमें कोई, जब हम फील्ड में जाते हैं तो क्या कोई थ्योरेटिकल लेंस हमारे पास हो या नहीं हो, इस पर कुछ थोड़ा विवाद है बहुत। जो ग्लेसर एंड स्ट्रॉस का तो मानना ये था कि जब हम फील्ड में जाएं तो हम एकदम स्वस्थ और स्वच्छ मस्तिष्क लेके जाए और कुछ भी पहले से कल्पना करके ना जाए। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हम किसी भी समस्या को जब स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी सोच उसमें आती ही है रास्ते। तो कैथी चरमाज वगैरह वो कहेंगे कि हमारी सोच सामने आती है और उसे हमें स्पष्ट तौर पर अपने पाठकों के सामने रख देना चाहिए। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि महिलाओं की सशक्तिकरण या ग्राम पंचायत में उनकी भागीदारी का अध्ययन मैं फेमिनिस्ट लेंस, महिलावादी लेंस या महिलावादी ताल से करना चाहता हूँ। पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं महिलावादी ताल का उपयोग कर रहा हूँ। एक्शन रिसर्च लगभग उसी प्रकार से है जैसे कि डायग्नोस्टिक या साइंटिफिक। उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है कि जैसे समस्या, एक समस्या है जैसे HIV की जागरूकता को बढ़ाना। अब ये कई तरीके से बढ़ाई जा सकती है, उनमें एक तरीका टीवी प्रसारण हो सकता है। तो प्रकल्पना हमारी ये बनेगी कि टीवी प्रसारण के माध्यम से HIV के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। मेथोडोलॉजी क्या होगी? कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कुछ हम ऐसे क्षेत्र चुनेंगे या कुछ ऐसे राज्य चुनेंगे जिनमें कि रीजनल टीवी में HIV की जागरूकता को बढ़ाया जाएगा, और कुछ ऐसे जहां पर हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये प्रायोगिक समूह एक होगा, एक दूसरा समूह होगा नियंत्रित समूह, और कुछ दिनों जागरूक टीवी पर रीजनल चैनल से HIV की जागरूकता को बढ़ाने के बाद, जैसे 6 महीने के टाइम में या 1 साल के टाइम में, या कम भी हो सकता है 3 महीने के टाइम में, उसके बाद हम देखेंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में जागरूकता में कोई कमी या बढ़त हुई है नहीं। क्या उन दोनों क्षेत्रों में जो डिफरेंस था जागरूकता का, उसमें कोई कमी हुई है या उनमें बढ़त हुई है? तो जागरूकता का मापन करना पड़ेगा। प्रयोग करने से पहले दोनों प्रकार के क्षेत्रों में कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमें मेजरमेंट लेने होंगे, और इंटरवेंशन करने के बाद यानी कि टीवी प्रसारण के बाद फिर मेजरमेंट करने पड़ेंगे और उनको उनका तुलनात्मक विधि से अध्ययन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि क्या पता जो आपका एक्सपेरिमेंट है कि टीवी प्रसारण से HIV की जागरूकता बढ़ी है, वो उन क्षेत्रों में बढ़ी हो जहाँ पे शिक्षा का स्तर अधिक है, औद्योगिकीकरण अधिक है, नगरीयकरण अधिक है। तो इसके लिए हमें फिर ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जो हमारा नियंत्रित और प्रायोगिक समूह है, दोनों प्रकार के क्षेत्र इन सब चीजों, नगरीयकरण, औद्योगिकीकरण और शिक्षा आदि में मिलते जुलते हों। और ये काम हम सांख्यिकीय प्रणालियों का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, और ये काम हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाते समय भी कर सकते हैं। उसकी फिर इस विषय की गहनता में जा सकते हैं। आज मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि समस्या, उद्देश्य, शोध प्रश्न और परिकल्पना या प्रकल्पना या संकल्पना में किस प्रकार से अंतर होता है,
और फिर हस्तक्षेप, फिर रिसर्च और उसका कंक्लूजन। अब इन सारी, चाहे वो एक्सप्लोरेटरी हो, चाहे वो डेस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो ग्राउंडेड थ्योरी हो या अनुयोजन शोध हो, हर एक प्रकार के डिजाइन की अपनी कुछ सीमाएं हैं। कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में उनका प्रयोग अधिक उचित माना जाएगा, कुछ स्थानों पे कम। तो एक अन्य विषय है कि शोध पत्र, शोध आलेख में क्या फर्क। जब आप अपनी रिसर्च पूरी कर लेते हैं तो आपके मन में ये भावना पैदा होती है कि अपने परिणामों को जो विद्वानों का समुदाय है उसके साथ शेयर करें, ताकि आपकी विद्वता स्थापित हो सके और आप ज्ञान के क्षेत्र में योगदान कर सकें। तो आप शोध पत्र लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स, और इनको उस विषय विशेष में जो सम्मेलन होते हैं, जो वर्कशॉप्स होती हैं, कार्यशालाएं होती हैं, उनमें प्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पेपर्स भेजते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में या वर्कशॉप में, तो वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आप मौखिक रूप से प्रेजेंट करना चाहते हैं या पोस्टर के रूप में या किसी भी रूप में। तो ये जो पेपर, ये जो आप लेख लिखते हैं अपने रिसर्च के आधार पे, ये पूर्ण लेख होना हो ये आवश्यक नहीं है। ये आप मोटे मोटे तौर पर बताते हैं कि इस विषय में हमने एक अध्ययन किया और मोटे मोटे तौर पे ये हमारी प्रविधि थी और हमारे ये परिणाम। उसमें कोई संशोधन नहीं होता, कोई और व्यक्ति नहीं है कि जो संशोधन कर रहा है। हो सकता है आपके और गाइड के बीच में कुछ बात हो, लेकिन इसको ऐसे का ऐसा ही पेश कर देना, ताकि आपको उस कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में कुछ फीडबैक मिल सके और उसके आधार पे आप अपने पेपर में संशोधन करें और फिर किसी अच्छे जर्नल में छपने के लिए भेजें। उसको हम शोध पत्र कहते हैं। और रिसर्च आर्टिकल उसको कहते हैं जो कि पीयर रिव्यूड जर्नल में छपता है। उसमें और शोध पत्र में एक बड़ा फर्क है। क्यों क्यों रिसर्च आर्टिकल का मूल्य अधिक है? क्योंकि छपने से पहले उस पर समीक्षकों की, रिव्यूअर्स की राय मांगी जाती है, जो पहले से उस क्षेत्र में स्थापित विद्वान है। अगर वो कहते हैं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप सुधार करते हैं। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता छापने के लिए, तो वो पेपर रिजेक्ट हो जाता है। और अगर वो कहते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा पेपर है और इसको ऐसे का ऐसा ही छापा जा सकता है, तो वो छप जाता है। तो चूंकि ये शोध आलेख एक जर्नल में तभी छपता है जबकि उसका विद्वानों द्वारा रिव्यू किया जा सके, किया गया हो और उनकी संस्तुति हो, तो इसका महत्व अधिक है। और मैं आपको बताऊं कि जब आप पीएचडी करने के बाद कहीं इधर उधर नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो एसोसिएट के लिए अप्लाई करेंगे, प्रमोशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये देखा जाता है कि आपने कितने शोध आलेख तैयार किए। और शोध पत्र आदि, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, इन सब का उतना महत्व नहीं होता, कई बार तो बिल्कुल भी महत्व नहीं होता। ये देखा जाता है कि अच्छे जर्नल्स में, जिनको समुदाय में आपके विद्वज्जनों में जिनको अच्छा जर्नल कहते हैं, उसमें आपके कितने आर्टिकल छपे हैं। फिर थीसिस है, थीसिस आपके यहाँ ग्रेजुएट थीसिस, एमफिल थीसिस, पीएचडी थीसिस। और अच्छे जर्नल्स में कई बार कुछ कम्युनिकेशन भी होते हैं, कम्युनिकेशन टाइटल से शोध संचार, लेटर्स होते हैं, कमेंट्रीज होती हैं और समीक्षात्मक लेख होते हैं। तो इनका लेकिन मूल्य शोध आर्टिकल्स, शोध आलेख से कम ही होता है। कभी कभी कुछ अच्छे जर्नल्स में ये, अगर आपकी टिप्पणी या आपका पत्र छपा है तो उसका भी बहुत महत्व होता है, लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि उस ही जर्नल में छपे हुए आर्टिकल्स के मुकाबले आपकी कम्युनिकेशन का महत्व कम होगा। हाँ, जैसे हमारे हमारे देश में ईपीडब्ल्यू है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। उसमें सेंट्रल पेज में कई बार लंबे रिसर्च आर्टिकल्स भी छपते हैं और उसमें कुछ टिप्पणियां भी छपती हैं, कमेंट्रीज भी छपती हैं। और आपकी कमेंट्री 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज की भी हो सकती है और महत्वपूर्ण विषयों पर हो सकती है और उनका महत्व भी होता है। सिलेक्शन कमेटीज भी उनको महत्व देती हैं। फिर भी ये एक बड़ा फर्क है कि शोध पत्र आपने लिखा है और आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि शोध आलेख
विद्वानों की संस्तुति के बाद ही जर्नल में प्रकाशित होता है। तो जर्नल में प्रकाशित आलेखों को हम रिसर्च आर्टिकल कहेंगे, और जो कॉन्फ्रेंसेज में प्रेजेंट है, जो एकदम रिसर्च करने के तुरंत बाद आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं, या एक उस पर कुछ कम्युनिकेशन माने थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं कि हमने इस हमारी प्रयोगशाला में किस प्रकार का काम हो रहा है या चल रहा है, इस प्रकार के परिणाम हमें प्राप्त हो चुके हैं और आगे हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो वो शोध संचार पत्र और टिप्पणियां और समीक्षात्मक लेखों में आ सकता है। एक अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं विद्यार्थी कि एंड नोट लिखें, फुट नोट लिखें, पाठ टिप्पणी या अंतर टिप्पण, और रेफरेंसेज जो बिब्लियोग्राफी में क्या फर्क है। देखिए, रेफरेंसेज में तो उन रेफरेंसेज की लिस्ट होती है जिनका आपने पेपर में कहीं ना कहीं उल्लेख किया है, और ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी में वो सारी चीजें होती है जिनका आपने अध्ययन किया है अपनी रिसर्च के दौरान। तो बिब्लियोग्राफी का पर्पज है कि आप अपने क्षेत्र के अन्य विद्वानों के साथ शेयर कर सकें कि इस विषय के बारे में सामग्री यहाँ यहाँ उपलब्ध है, जबकि रेफरेंसेस में हम सिर्फ उतनी ही चीजें शामिल करते हैं, उतने ही लेखों के बारे में उद्धृत करते हैं और पुस्तकों के बारे में बताते हैं जिनका कहीं ना कहीं जिक्र आपने अपने रिसर्च पेपर में किया हुआ है। और आप फुट नोट यूज करेंगे या एंड नोट यूज करेंगे, ये सारी चीजें इस पर निर्धारित इस पर निर्भर करती हैं कि आपने जिस जर्नल में आप अपना पेपर भेजना चाहते हैं उनका स्टाइल क्या है। जैसा स्टाइल, जो फॉर्मेट आपका जर्नल प्रयोग में लाता हो, उसी तरह से आपको लिखना पड़ता है। रेफरेंसेस में मेनली क्या देना होता है? ऑथर का नाम, कि किसी जो आप कोट करना चाहते हैं, एक ऑथर है, दो ऑथर हैं या अधिक ऑथर हैं, और प्राय उनका सरनेम पहले दिया जाता है और इनिशियल्स बाद में लिखे जाते हैं। किस साल में वो लेख प्रकाशित हुआ था या वो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसका टाइटल क्या है। जर्नल्स का टाइटल अक्सर इटैलिक्स में दिया जाता है, और टाइटल को हम इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं। हालांकि हर एक जर्नल पे ये लागू नहीं होता। फिर स्टेटस ऑफ थीसिस, जिस थीसिस को आप कोट कर रहे हैं वो उसका स्थान क्या है, क्या वो सबमिट हो चुकी है, कहाँ सबमिट हुई है, या जिस जर्नल में आपने पेपर जिसको उद्धृत कर रहे हैं वो किस जर्नल में, उसका नाम, उसका वॉल्यूम, उसका इशू। किताब है तो किस यूनिवर्सिटी से छपी है, किस प्रेस से छपी है, किस किस नगर से छपी है, और किस पेजेज में वो अध्याय, वो चैप्टर्स हैं या वो रिसर्च पेपर्स आर्टिकल्स हैं। एक पेज है तो P56 जैसे, अगर कई सारे पेजेज हैं तो PP प्लूरल में, और कई बार खाली नंबर दे देते हैं, ना P लिखते हैं ना PP। ये सब जर्नल डिसाइड करता है कि आप किस तरह से उसको लिखेंगे। लेकिन ये सारी बातें हैं जो लिखनी होती है। कई सारे स्टाइल्स हैं। मैं तो विद्यार्थियों से कहता हूँ कि आप चुन लीजिए जर्नल। आपने डिसाइड कर लिया तो वो जर्नल के हिसाब से चलेंगे। लेकिन जब आप थीसिस लिख रहे हैं, जब आप एमए की थीसिस लिख रहे हैं, एमफिल की थीसिस लिख रहे हैं या PhD की थीसिस लिख रहे हैं, तो आप निर्धारित कर लीजिए कि आप APA स्टाइल यूज करेंगे, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक स्टैंडर्ड स्टाइल है, या हार्वर्ड स्टाइल है, या मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA स्टाइल है, उनकी हैंडबुक है, उसको आप देख लीजिए कि जर्नल आर्टिकल को कैसे उद्धृत करते हैं, पुस्तक के अध्याय को कैसे उद्धृत करते हैं, इंटरनेट से दिया हुआ मटेरियल कैसे उद्धृत करते हैं, और कोई कोई अन्य प्रकार की सामग्री हो उसको कैसे उद्धृत करते हैं। और आजकल एक कंप्यूटर पैकेज भी है, बहुत सारे कंप्यूटर पैकेज हैं, जैसे जो टेरो, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें एक बार आपने सारा डेटा फीड कर दिया, ऑथर, ईयर, टाइटल, स्टेटस, यूनिवर्सिटी, पेज नंबर, तो वो आपको ये सुविधा प्रदान करता है कि आप किसी भी जर्नल के स्टाइल में, चाहे AP हो, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे मॉडर्न लैंग्वेज हो या कोई और हो, उसके अनुसार आपको रेफरेंसेस अरेंज करके
दे सकता है। जैसे अभी हमने एक पेपर लिखा है और उसको छपने भेजा, तो उससे मैंने उदाहरण के तौर पे ये रेफरेंसेस का एक छोटा सा पोर्शन आपके सामने रखा है। इसमें सरनेम पहले है, उसके बाद नाम है, ईयर है, ब्रैकेट में है। अगर ब्रैकेट में हम ईयर दे रहे हैं तो सभी रेफरेंसेस भी ब्रैकेट में है। 2018, 2018, 2002, 2020, हर जगह ब्रैकेट में। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, एक जैसा। जो भी जर्नल का स्टाइल है उसमें एक जैसा। ये आर्टिकल का नाम है डू रिच टीन्स गेट रिचर, आदि आदि। और यहाँ कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज किए, क्योंकि जहां हमने भेजा उसमें यही स्टाइल यूज किया जाता है। और जर्नल का नाम जिसमें ये आर्टिकल छपा था वो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सोसाइटी। तो उसमें उसको हमने इटैलिक्स में लिखा, क्योंकि जर्नल की अपेक्षा है। वॉल्यूम नहीं लिखा, VOL नहीं लिखा है, सीधे 21 और ब्रैकेट में 1। इसका मतलब है कि वॉल्यूम 21, इशू 1, और पेज नंबर 63 से 79। तो जर्नल का स्टाइल आप देखिए और उसके हिसाब से कई बार आप ये कुछ विद्यार्थी ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लेख और पुस्तकें पढ़ी हैं, और बिना उनको पढ़े उनके रेफरेंस से दे देते हैं, दूसरों के रेफरेंस से देख के, जो सही नहीं है। लेकिन कभी बहुत जरूरी हो, मान लो एक आर्टिकल है KL शर्मा का, वो आपने ओरिजिनल आर्टिकल नहीं पढ़ा, लेकिन किसी और पुस्तक में या किसी और विद्वान ने उसको कोट किया है, तो अगर आपको वो देना ही है तो आप ये कह सकते हैं कि KL शर्मा या शर्मा KL कोटेड इन, कि कहाँ से आपने इसको संकलित किया, कहाँ से उद्धृत कर रहे हैं। उसका एक फायदा ये भी रहता है कि मान लो किसी ने KL शर्मा को गलत कोट किया, तो फिर उत्तरदायित्व तो आपका नहीं है ये सिद्ध करने का कि आपने गलत किया है, सही किया है। जिसने कोट किया उसकी जिम्मेदारी बनती है। इंटरनेट सोर्सेज को जब आप लिखें तो आप लेखक का नाम दे सकते हैं या लेख का नाम दे सकते हैं, एक चीज देना काफी है। और फिर इंटरनेट का जो एड्रेस है वो देंगे, और उसके साथ ये जरूर देंगे कि आपने उसको किस दिन डाउनलोड किया था, क्योंकि इंटरनेट मटेरियल बदलता रहता है, हो सकता है कोई चीज आज हो कल ना हो। अभी एक हम लोगों ने एक हिमाचल प्रदेश में TNA किया था। एक्चुअली वो अ, भारत के पहले TNA में था, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट ऑफ ग्राम पंचायत। और वो बहुत दिनों तक हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण मंत्रालय की वेबसाइट पर पड़ा रहा, तो मैं उसका रेफरेंस भी दे देता था कई बार। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो गायब हो गया। तो अगर मैं उसका रेफरेंस देता रहूंगा तो वो ठीक नहीं होगा, लोग कहेंगे कि ये झूठा रेफरेंस है। तो अगर मैं ये लिख दूं एक्सेस्ड ऑन जिस डेट में वो था, तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं रहती। अगर वो हट भी गया तो कोई बात। जो चीजें सर्वविदित और सर्वमान्य, उनके लिए किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ कहीं कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई, तो इसके लिए कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है। जो भी जनगणना से परिचित है सबको मालूम है कि 1872 में। अगर मैं कहूँ कि भारत एक बड़ा देश है और विभेदीकृत समाज है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है, स्तरीकृत है, मतलब स्ट्रेटिफाइड है, तो उसके लिए क्या रेफरेंस देना, उसके लिए रेफरेंस नहीं देना। अगर मैं कह रहा हूँ कि पिछली जनगणना 2011 में अ, अ, हुई थी और 2021 में नहीं हो पाई, तो सबको पता है इसका। या मैं कहूँ कि भारत में जनसंख्या दर कम हो रही, तो इसके लिए कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 2001 और 2011 के बीच कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 1.6% थी, तब मुझे सेंसस का रेफरेंस देना चाहिए। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग कारणों से वृद्धि दर अलग अलग दी जा सकती है। कोई सिंपल अरिथमेटिक ग्रोथ रेट दे सकता है, कोई ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, कोई एक्सपोनेंशियल, कोई करेक्टेड डेटा पे ग्रोथ रेट निकाल सकता है, कोई अनकरेक्टेड रॉ डेटा पे निकाल सकता है। तो वहां पे संदर्भ देने की आवश्यकता हो जाए। और अंत में मैं कहूँगा कि रिसर्च आपका कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं, सामुदायिक कार्य है, और उसका जनजीवन पर प्रभाव भी पड़ता है, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होती हैं।
सरकारें उनका ध्यान रखती हैं, ऑपरेशन रिसर्च तो विशेषकर सरकारें करवाती हैं या मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स कराते हैं, उनके हिसाब से रणनीतियां बनती हैं मार्केट की और दूसरे क्षेत्रों में रणनीतियां बनती हैं। तो वो नैतिकता से संचालित होनी चाहिए। बहुत प्रकार की नैतिकताएं हैं, जैसे, लेकिन 2-3 का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि मैं आज इन कुछ प्रश्नों से आपको परिचित करना चाह रहा हूँ। और स्पष्ट समझ के लिए एक-एक प्रश्न पे बात करनी पड़ेगी। तो जैसे जो आपका रेस्पोंडेंट है, जो आपका सब्जेक्ट है, उस पे उत्तर देने के लिए या आपकी अनुसूची भरवाने के लिए, आपके प्रश्नावली भरने के लिए जोर न डालें। किसी को आप विवश नहीं कर सकते कि मैं एक रिसर्चर हूँ, यूनिवर्सिटी से आया हूँ और मुझे आपसे ये आंकड़े चाहिए, पहले आप आंकड़े दीजिए और उसके बाद कहीं जाइए। नहीं, ये उसकी पूरी स्वतंत्रता है उत्तरदाता की, वो आंकड़े आपके उत्तर दे या ना दे, या बातचीत करते करते बीच में अगर वो उठ के जाना चाहता है या वो आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो ना दे। दूसरे ये कि जब आप रिसर्च करते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। कहाँ से आपको धन की प्राप्ति हुई जिससे आपने रिसर्च की, और किन कोलीग्स का, अन्य विद्यार्थियों का, किसका सहयोग आपने लिया। अगर आपकी पीएचडी थीसिस है तो गाइड के सहयोग को स्वीकार करें और दूसरे नंबर पर उसका भी नाम लिखें। ये बहुत गलत बात होगी कि आप गाइड के योगदान को स्वीकार ना करें, और ये भी गलत बात होगी कि गाइड आपके काम के आधार पर अपने नाम से कोई पत्र छाप ले और आपका नाम दूसरा भी ना दे। फिर किसी भी स्तर पर ऐसे तरीकों को ना अपनाएं जिन्हें छुपाना पड़े। हमारे देश में ये गलत तरीके बहुत ज्यादा प्रचलित है, फर्जिफिकेशन, घर में बैठ के आंकड़े भरना। तो ये नैतिक इश्यूज हैं, और इनसे हमको बचना चाहिए। कोई छुपाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, और साहित्य और विचारों की चोरी ना करें। जो चीजें पहले से पता है उन्हें अपने नाम से ना छापें। पुराने कई पब्लिश पेपर्स को, रिपोर्ट्स को अगर आप अपने नाम से छाप देते हैं तो ये चोरी है, और आजकल तो इस चोरी को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया जाता है। लोगों की नौकरी तक चली जाती है और पीएचडी स्टूडेंट्स का टर्मिनेशन तक हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और इसको, चोरी को प्लेजरिज्म कहते हैं अंग्रेजी में। और कई बार जर्नल प्लेजरिज्म चेक करने के बाद ही आपका पेपर छापने के लिए स्वीकार करते हैं। किसी का शोषण ना करें, और एक एक जेंडर इश्यूज की वजह से एक नया क्लॉज भी ऐड हो रहा है कि अ, जो अपने विद्यार्थी हैं, शोधकर्ता हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भावनात्मक रोमांटिक संबंध ना स्थापित करें, और किसी भी प्रकार का अहित ना हो। जिनसे आपने आंकड़े एकत्रित किए हैं उनकी गुप्तता, कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखें। आप खाली एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स को अपने पेपर में दें। पैटर्न्स या प्रतिमान दिखाने के लिए आप आंकड़ों का प्रयोग करें। किसी व्यक्ति विशेष, उत्तरदाता विशेष, सब्जेक्ट विशेष, रेस्पोंडेंट विशेष के बारे में कोई बात ना करें। और अगर ये बहुत जरूरी हो, आपके पेपर की रीडेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी हो, तो आप सूडोनिम, नकली नाम का प्रयोग करें। जैसे आप किसी अशोक कुमार से आपने पता किया कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और उसके बारे में कुछ नैरेटिव देना चाहते हैं, तो अशोक कुमार मत लिखिए, गणेश प्रसाद लिखिए, और ब्रैकेट में लिख दीजिए सूडोनिम, कि ये असली नाम नहीं, ताकि आपका पेपर पढ़ के कोई असली व्यक्ति तक ना पहुंच सके। ऐसे मर्यादाओं के उल्लंघन के विश्व के स्तर पर बहुत बड़े बड़े केस हैं। और यहाँ तक भी हुआ कि रिसर्च में लोगों के स्वार्थों की हानि हुई है। कई बार ऐसा सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ में ऐसे केसेस आते हैं कि नेग्रोज और वीमेन का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया डॉक्टर, क्योंकि वो कैंसर पर रिसर्च कर रहे थे और वो ये देखना चाहते थे कि कैंसर कैसे डेवलप होता है। तो ये अनैतिक बातें हैं। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं अनैतिक बातों, तो आप अनैतिक बातों से बचें।
जर्नल्स आजकल कई बार ये भी आपसे मांग रखते हैं कि अपना डेटा हमको दीजिए, और क्या आपकी रिसर्च आपकी यूनिवर्सिटी के इथिकल रिव्यू बोर्ड से अप्रूव थी या नहीं थी। तब आपको फिर वो प्रमाण पत्र देना पड़ता है, सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मेरी रिसर्च हमारे यूनिवर्सिटी में एक इथिकल रिव्यू बोर्ड है। और खाली ये पीएचडी की बात नहीं है, और भी कोई रिसर्च हो, स्पॉन्सर्ड रिसर्च भी, अगर आईसीएसआर या आईएलओ या डब्ल्यूएचओ या वर्ल्ड बैंक वो भी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किसी संस्था को देते हैं, तो पहले वो ये अपेक्षा रखते हैं कि वो संस्था एक अप्रूव्ड इथिकल रिव्यू बोर्ड से अप्रूवल लेगी काम करने का। कोई भी रिसर्च जो ह्यूमन सब्जेक्ट पे है, पहले ये आइडिया हेल्थ रिसर्च से आया था, लेकिन अब धीरे धीरे समाज विज्ञान के क्षेत्र में भी आ गया है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जब आप अपना पेपर कहीं छपने भेज रहे हैं तो आपका जर्नल आपसे ये कहे कि आप अपना डेटा मुझे दीजिए, और वो ग्राफ चार्ट्स को अपने ढंग से भी बना सकता है, और इसको चेक कर सकता है कि आपका जो एनालिसिस है, आपका विश्लेषण सही है, आपने जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखा है वो ऐसी बना के नहीं लिख दिया, वो सही है, और आपकी रिसर्च इथिकल रिव्यू बोर्ड द्वारा प्रमाणित है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन चूंकि पीएचडी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है और मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे इन प्रश्नों के बारे में बताना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों का कुछ स्पष्टीकरण करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।